नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट अनुबंध की बुक चला करती है। इसका टॉपिक है एजेंट व नौकर में अंतर, अर्थात एजेंट क्या होता है। इसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रधान क्या होता है पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, परंतु क्या एजेंट नौकर होता है क्या एक नौकर एजेंट होता है क्या? अगर एक नौकर एजेंट नहीं होता और एक एजेंट नौकर नहीं होता तो इन दोनों के मध्य में अंतर क्या पाए जाते हैं, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नौकर और एजेंट में अंतर क्या है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने से पहले हमने जो पहले वीडियो बनाया था, एक बार वो वीडियो अवश्य देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपका बेसिक जो है उस वीडियो से, इससे पहले वाले वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए मैं एक एक शब्द को पढ़कर आपको बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंट व नौकर में अंतर, अर्थात एक एजेंट में और नौकर में क्या अंतर होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंट और नौकर में अंतर। यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम पार्ट फर्स्ट, अर्थात ये जो वीडियो जो है वो कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं, उनके लिए उपयोगी अधिक है। और इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर CA CS या ICWAI ये कर रहा हो तो भी ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों, टोटल मिला के एजेंट और नौकर में अंतर की बात करें तो टोटल 9 अंतर पाए जाते हैं एजेंट और नौकर में। यहाँ पर 9 अंतर लिखे हुए हैं, 5 अंतर इस तरफ लिखे हुए हैं और बाकी के 4 जो अंतर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब चलिए अब एक एक जो अंतर है उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला अंतर जो है इसका विद्यार्थियों लिखा हुआ है अनुबंधात्मक संबंध, अर्थात एजेंट और नौकर के बीच में अनुबंधात्मक जो अंतर पाया जाता है वो क्या पाया जाता है ये देखते हैं। देखेंगे विद्यार्थियों, हम एजेंट की नियुक्ति क्यों करते हैं हम एजेंट की नियुक्ति? हम एजेंट की नियुक्ति इसलिए करते हैं ताकि प्रधान जो है उस सभी व्यक्तियों से अनुबंध नहीं कर पाता है, वो अकेला व्यक्ति रह जाता है। इसलिए हम एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तथा उसे कुछ अधिकार दे देते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है तृतीय पक्षकारों से अनुबंध कर सके, अपने प्रदान के लिए तृतीय पक्षकारों से क्या कर सके, अनुबंध कर सके। अर्थात एक ये लाइन बन जाती है, प्रधान होगा, प्रधान जो है वो एजेंट की नियुक्ति करेगा, कोई एजेंट जो है जो तृतीय पक्षकार होंगे उनसे क्या करेगा, अनुबंध करेगा, इससे करवाएगा वो प्रधान से। और तृतीय पक्षकार के मध्य में जो अनुबंध होगा वो अनुबंध कराने वाला व्यक्ति जो होगा वो कौन होगा विद्यार्थियों, एजेंट होगा। और सीधी सीधी रूपरेखा में देखा जाए तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों का समावेश हो गया है। पहला कौन है, प्रधान, दूसरा कौन है, एजेंट, और तीसरा कौन है विद्यार्थियों, तृतीय पक्षकार जिससे अनुबंध किया जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 पक्षकार हो जाते हैं। जबकि नौकर की अगर हम बात करें तो नौकर जो होता है वो केवल अपने स्वामी द्वारा दिए गए विभिन्न योजनाएं जो होती है उसी पर काम करता है। तो वहां पर नौकर और नियोक्ता अर्थात स्वामी और नौकर वो दोनों ही होंगे, जैसा ऐसा स्वामी कहेगा वो वैसा वैसा कार्य करता जाएगा। तो वहां पर जो है तृतीय पक्षकार नहीं होता। नौकर और नियोक्ता के बारे में हम देखते हैं तो नौकर जो होता है वो किसी तृतीय पक्षकार से जाकर
अपने स्वामी के लिए, अपने नियोक्ता के लिए किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं करता है। जबकि एजेंट जो होता है उसे कार्य करना होता है। एजेंट की स्थिति में यहाँ पर 3 पक्षकार बन जाते हैं और सामान्यतः नौकर की स्थिति में 2 ही पक्षकार में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है विद्यार्थियों दिशा निर्देश, अर्थात दिशा निर्देश। अब जहां पे बात आती है कि एजेंट को दिशा निर्देश कौन देगा और नौकर को दिशा निर्देश कौन देगा, तो यहाँ पे समझने वाली बात है विद्यार्थियों, जो एजेंट होगा, एजेंट को जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो कौन देगा? प्रधान देगा, क्योंकि प्रधान क्या इसकी नियुक्ति करता है। इसलिए एजेंट को जितने भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो प्रधान द्वारा दिए जाएंगे और जो एजेंट होगा वो दिशा निर्देश प्राप्त करेगा और अपने हिसाब से उन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात तृतीय पक्षकार से प्रधान का अनुबंध कराएगा। उससे कोई क्रम या कोई विधि नहीं दी जाएगी, एजेंट को किसी कोई क्रम या कोई विधि नहीं दी जाएगी। सामान्यतः एजेंट का काम होता है वो तृतीय पक्षकार जो होता है उसे अपने अनुबंध जो प्रदान जो होता है उसे किसी भी प्रकार से सच बोल के लीगल तरीके से अनुबंध के लिए सहमति प्राप्त कर ले। परंतु नौकर जो होता है वो भी दिशा निर्देश प्राप्त करता है। वो किससे करेगा? अपने नियोक्ता से दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। कौन करेगा? नौकर। और नौकर दिशा निर्देश प्राप्त करने के साथ साथ उसे वो कार्य कैसे करना है, अर्थात एक नौकर जो होगा वो दिशा निर्देश तो प्राप्त करेगा ही, इसके साथ साथ कार्य करने की विधि और उस कार्य को कौन से क्रम में करना है ये क्रम भी नौकर अपने नियोक्ता से प्राप्त करेगा और इसके अनुसार ही कार्य करेगा। जबकि जो एजेंट जो होता है वो दिशा निर्देश प्राप्त करता है परंतु क्रम और विधि सामान्यतः प्राप्त नहीं करता। कोई विशेष कार्य में कर सकता है परंतु सामान्यतः प्राप्त नहीं करता। परंतु नौकर जो होता है उसे सामान्य रूप से भी दिशा निर्देश तो मिलते ही हैं, परंतु दिशा निर्देश मिलने के बाद भी उसे एक विधि और क्रम भी दी जाती है कि आपको इस कार्य को इस विधि से या इस क्रम में करना है। तो ये नौकर और एजेंट के बीच में दूसरे पॉइंट में जो अंतर पाया जाता है विद्यार्थियों, यही पाया जाता है, दिशा निर्देश को लेकर अंतर पाया जाता है। तीसरा विद्यार्थियों नियंत्रण। अगर नियंत्रण की बात करें तो एक जो एजेंट जो होता है वो कार्य के लिए बाध्य तो होता है परंतु पूर्णतः प्रधान के नियंत्रण में कार्य नहीं करता। प्रधान केवल क्या कहेगा? दिशा निर्देश देगा और वो एजेंट अपने हिसाब से कार्य करेगा, वो पूर्ण कंट्रोल में कार्य नहीं करता है। जबकि नौकर जो होता है उस पर नियोक्ता जो होता है उसका लगभग पूर्ण कंट्रोल होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। तो नौकर जो होगा वो कंट्रोल में काम करने वाला है अपने नियोक्ता से, जबकि एजेंट जो होगा वो पूर्ण नियंत्रण में कार्य नहीं करेगा। वो केवल प्रधान और एजेंट के बीच में जो अनुबंध हुआ है उसी के अनुसार कार्य करेगा, कंट्रोल में नहीं करेगा। अगला विद्यार्थियों पारिश्रमिक। अब बात करते हैं नौकर की। जो नौकर जो होता है उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो पारिश्रमिक वेतन के रूप में दिया जाता है। तो एक नौकर कार्य कर रहा है, उसे 1 महीने बाद में सैलरी मिलती हो या 2 महीने बाद में मिलती हो या 15 दिन में मिलती हो या 7 दिन में मिलती हो, परंतु उससे जो पारिश्रमिक दिया जाएगा वो किसके रूप में दिया जाएगा? वेतन के रूप में दिया जाता है। और सामान्यतः जो एजेंट जो होते हैं उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है वो वेतन के रूप में भी मिल सकता है और कमीशन के रूप में भी मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों के रूप में उसको वेतन प्राप्त हो, अर्थात पारिश्रमिक प्राप्त हो। वो वेतन के रूप में पारिश्रमिक ले सकता है और कमीशन के रूप में भी पारिश्रमिक ले सकता है। जबकि नौकर जो होगा वो वेतन के रूप में तो ले लेगा परंतु कमीशन के तौर पे नहीं ले सकता।
यहाँ पर जो एजेंट जो होगा वो दोनों हिसाब से ले सकता है, अर्थात वो वेतन के हिसाब से भी अपना पारिश्रमिक ले सकता है और कमीशन के हिसाब से भी अपना पारिश्रमिक ले सकता है, और हो सकता है दोनों का मिक्स में भी ले सके। तो इस प्रकार का जो अंतर है वो पारिश्रमिक को देखते हुए यहाँ पर एक एजेंट को नौकर में पाया जाता है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पर विद्यार्थियों। पांचवा पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। देखेंगे एक बार, दुष्कृति के लिए दायित्व। दुष्कृति अर्थात अगर कोई एजेंट गलत काम कर देता है, अगर कोई एजेंट गलत कार्य कर देता है, गलत अनुबंध कर बैठता है, और वो जो अनुबंध कर रहा है, तृतीय पक्षकार से कोई एजेंट कोई ऐसा अनुबंध कर रहा है जो उसके अधिकारों से बाहर का काम है और वो कर लेता है और वहां पर क्षति हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति के लिए एजेंट उत्तरदायी होता है, क्योंकि एजेंट को ये अधिकार नहीं था कि वो अपने अधिकारों से बाहर जाके कार्य करे। अगर वहां पर कोई दुष्कृति हो जाती है, कोई गलत कार्य हो जाता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति इस स्थिति में उस एजेंट को ही करनी पड़ेगी। प्रधान जो होगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। परंतु अगर एक एजेंट जो है वो अगर प्रधान के अधिकारों में रह के कार्य करता है, प्रधान ने जो उसको अधिकार दिए हैं उसके अंतर्गत रहकर जो कार्य करता है, उसके अनुसार कार्य करता है, फिर कोई क्षति हो जाती है जिसमें एजेंट की कोई गलती ना हो, तो ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए प्रधान जो होगा वो जिम्मेदार होगा। वहां पर एजेंट जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एजेंट जो होगा उसने अपने अधिकारों में रहकर काम किया है। अगर वो अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करता है और क्षति हो जाती है, फिर एजेंट को चुकानी पड़ेगी। क्षति की राशि जो है वो एजेंट चुकाएगा। परंतु नौकर जो होता है, वो नौकर अगर एजेंट बनकर, अपना नियोक्ता का एजेंट बनकर कोई कार्य करता है, समझना विद्यार्थियों कि कोई व्यक्ति है किसी घर के अंदर नौकर का काम कर रहा है, उसका नौकर जो होता है, घर का स्वामी जो होता है, उसे एजेंट के रूप में लेकर कोई कार्य करवाता है और उस कार्य में कोई क्षति हो जाती है, तो उसमें नौकर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि नौकर ने केवल वो कार्य किया है इसको नियोक्ता ने कहा है। तो ऐसी स्थिति में जो नियोक्ता जो होगा, उस नौकर का जो स्वामी होगा, उसको क्षतिपूर्ति करनी होगी, क्योंकि वो पूर्ण नियंत्रण में किसके कार्य कर रहा है? नियोक्ता के कार्य कर रहा है, और अपने अधिकारों के बाहर जाके काम नहीं कर रहा है। वो स्वामी उसको बोल रहा है कि आपको यह काम करना है, और फिर वो काम करता है और क्षति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर तृतीय पक्ष का जो क्षति हुई है, वो क्षति की पूर्ति कौन करेगा? वो उस नौकर का स्वामी करेगा, उसका नियोक्ता करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, इसे एक बार दोबारा रिमाइंड करके आप जरूर समझ लें, जरूर देख लें। ठीक है, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। छठे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, कार्य से बद्ध करना। हमने पढ़ा है कि एक प्रधान होता है, एक एजेंट होता है और एक तृतीय पक्षकार होता है। तो अगर एजेंट जो होगा वो तृतीय पक्षकार से कोई अनुमति करवाने के लिए उसे तैयार कर देता है और प्रधान से अनुमति करवा देता है, तो प्रधान क्या हो गया? उस कार्य के प्रति बाध्य हो गया है, वो बद्ध हो गया है। भले ही वो अनुबंध जो है वो एजेंट ने करवाया है, फिर भी क्या हो जाएगा? वो उसे अनुबंध के प्रति बाध्य हो जाएगा, सीमा में बन जाएगा। अब प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि तृतीय पक्षकार से जिस प्रकार का अनुबंध हुआ है वो उसकी पूर्ति करे, उसको समाप्त करे, उस कार्य उससे अनुबंध के अनुसार कार्य करे, उसका निष्पादन करे। ठीक है विद्यार्थियों। जबकि एक नौकर जो होता है वो अपने नियोक्ता को बाध्य नहीं करता है। एक नौकर अपने नियोक्ता को कैसे बाध्य करेगा? उल्टा नियोक्ता जो होगा वो एक नौकर को कंट्रोल करता है, तो वो बाध्य करता है, क्योंकि इनको बीच में कार्य के लिए अनुमति हुआ है, एजेंट के रूप में नहीं हुआ।
परंतु एजेंट और प्रधान के बीच में ऐसा अनुबंध होता है कि वो तृतीय पक्षकार से अगर किसी प्रकार का अनुबंध करता है, अधिकार में रहकर अनुबंध करता है, तो वो अनुबंध की जिम्मेदारी, पूर्ति की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रधान की होगी। अब प्रधान क्या हो गया है? बाध्य हो गया है एजेंट द्वारा किए गए अनुबंध को पूरा करने के लिए। जैसे एजेंट को अधिकार दिए जाते हैं, जबकि नौकर को ऐसे कोई अधिकार ही नहीं होते, तो कार्य कर ही नहीं सकता, वो अनुबंध तृतीय पक्षकार से कर ही नहीं सकता। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं सेवा योजक। पहले तो ये बात का ध्यान रखें विद्यार्थियों, सेवा योजक का मतलब होता है नियोक्ता। ठीक है, तो एक जो एजेंट होता है उसके बहुत सारे नियोक्ता हो सकते हैं। एक एजेंट के बहुत सारे नियोक्ता हो सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूं कि मैं जो हूं इस महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे नियोक्ता कौन होंगे? यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रिंसिपल मैम जो होंगे वो मेरे नियोक्ता होंगे। और मैं यहाँ पर मान लो कुछ समय के लिए पढ़ाऊं और कुछ समय में अलग जाके पढ़ाऊं, तो वहां पर वो मेरे नियोक्ता हो गए हैं। व्यक्ति में एक हूं परंतु नियोक्ता अलग अलग हो गए हैं। उसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण लें, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंश्योरेंस करता है, जो क्या करता है विद्यार्थियों? इंश्योरेंस करता हो, तो व्यक्ति ने LIC का इंश्योरेंस भी ले रखा है, बजाज का इंश्योरेंस है वो भी करता है, या सनलाइट है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो उनका कार्य भी करता है। तो एक व्यक्ति बहुत सारी कंपनियों का क्या हो गया है? एजेंट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो व्यक्ति तो वो एक है, परंतु उसके नियोक्ता जो होंगे, स्वामी जो होंगे, प्रधान जो होंगे, वो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, परंतु जो नौकर जो होता है, एक नौकर जो होता है वो नौकर सामान्यतः एक ही नियोक्ता के अंदर कार्य करता है। सामान्यतः करता है, हो सकता है अलग अलग कार्य करे, हो सकता है, परंतु वो नौकर जो होगा, सामान्यतः देखा गया है कि एक नौकर का एक ही स्वामी होता है, क्योंकि पूरा समय उसको वही देना होता है। जो उसकी टाइमिंग होती है वो वहीं पे कार्य करना होता है। उसका नियोक्ता भी सामान्यतः एक ही देखा जाता है। आते विद्यार्थियों दिल एवं दिमाग की अगर हम बात करें, तो एक एजेंट जो होता है वो क्या करता है? वो तृतीय पक्षकार को मनाता है ताकि वो एजेंट के प्रदान से अनुबंध कर ले। तो तृतीय पक्षकार उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है, अनुबंध करने में जानकारी लेता है, कार्य करने में जानकारी लेता है। तो उस समय जो एजेंट जो होगा वो अपने दिल और दिमाग को इस प्रकार से सेट करेगा, इस प्रकार से यूज में लेगा, ताकि तृतीय पक्षकार जो होगा वो उसके स्वामी से, उसके प्रधान से, इसके एजेंट के प्रधान से किसी भी प्रकार का अनुबंध करने के लिए सहमत हो जाए। तो यहाँ पर जो एजेंट जो होगा उसे दिल और दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, परंतु किसके लिए करना पड़ रहा है? तृतीय पक्षकार के लिए भी करना पड़ रहा है और प्रधान के लिए भी करना पड़ रहा है। इन दोनों के लिए जो एजेंट होगा वो अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करेगा, इसको यूज में लेगा और दोनों के मध्य अनुबंध करवाने का प्रयास करेगा। जबकि नौकर की स्थिति में क्या होता है? दिल और दिमाग का तो नौकर भी उपयोग करेगा, परंतु यहाँ पे प्रधान और तृतीय पक्षकार नहीं है। यहाँ पे क्या है? केवल स्वामी नियोक्ता है, यहाँ पर नियोक्ता ही है। तो नियोक्ता जिस प्रकार का कार्य उसे बताता है वो उस प्रकार का कार्य कर देता है। तो नियोक्ता और नौकर जो होगा इनके मध्य में केवल दो ही व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति जो होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपने दिल और दिमाग का उपयोग करेगा और कार्य करेगा। जबकि एजेंट जो होगा वहां पर तीन पक्षकार हो जाते हैं, तो प्रधान का भी ध्यान रखता है और तृतीय पक्षकार का भी ध्यान रखता है और उनके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है? अनुबंध करवाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। स्थिति परिवर्तन। स्थिति परिवर्तन की अगर हम बात करें, अर्थात ये कह रहा है क्या एक एजेंट नौकर बन सकता है क्या? क्या एक नौकर एजेंट बन सकता है क्या?
तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक एजेंट जो होगा वो नौकर नहीं बनता है, वो एजेंट ही रहेगा। एक एजेंट जो होगा वो एजेंट के पद पर ही कार्य करेगा, वो नौकर के पद पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो अनुबंध हुआ है प्रधान से वो एक एजेंट के रूप में हुआ है, इसलिए वो नौकर नहीं बन सकता। परंतु एक जो नौकर जो होता है वो अपने स्वामी अपनी नियोक्ता के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग कार्य करता है, इसलिए वो एजेंट बन सकता है। एक नौकर क्या बन सकता है? एजेंट बन सकता है, परंतु एक एजेंट जो होगा वो नौकर बन के कार्य नहीं कर सकता है। ये केवल अनुबंध का फर्क है, क्योंकि प्रधान और एजेंट के बीच में जो अनुबंध होता है वो एजेंट और प्रधान के रूप में होता है, एजेंसी के रूप में उनका अनुबंध होता है। उन दोनों के मध्य जो अनुबंध होगा वो एजेंसी के रूप में अनुबंध होगा, जबकि नौकर और नियोक्ता के बीच में जो अनुबंध होगा वो एक नौकर के लिए होगा। नौकर अर्थात अपने स्वामी के कहे अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति। अब स्वामी अगर उसको एजेंट के रूप में काम में लेता है तो एक नौकर जो होगा वो एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु एक जो एजेंट होगा वो नौकर के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके कुल ये 9 पॉइंट थे। 9 पॉइंट जो है एजेंट और नौकर में अंतर वो पढ़ लिए, समझ लिए हैं। और आपसे भी निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें, और इससे पहले वाला जो हमने वीडियो बनाया है एजेंट को और प्रधान को लेकर, वो वीडियो भी आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप इन दोनों को अच्छी तरह से समझ सको। और मेरा तो मानना है कि अगर आप दोनों वीडियो को साथ साथ देखते हो, अर्थात पहले उस वीडियो को देखते हो जो पहले डाला है, उसके बाद में अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा, आपकी एक लाइन बन जाएगी, तो आप एग्जाम के अंदर इस चीज़ को भूलोगे नहीं, वो आपको याद आते रहेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।